नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी में फिर दंतेवाड़ा जिले की उपलब्धियों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मन की बात में हम बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन्होंने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे। तो खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर में भारतीय इकोनॉमी ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। वहीं नीति आयोग के सीईओ PVR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी है। नीति आयोग ने बताया है कि जापान को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की GDP 4 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना भी की। भारत देश की अर्थव्यवस्था आज चौथे नंबर पे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही पहुंच गई है। ये पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA की सरकार बनी थी। 2004 से 2014 तक 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA की सरकार थी, लेकिन भारत देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 10वें नंबर पर ही 10 साल तक बनी रही। एक भी पायदान का जंप नहीं लग पाया। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में सरकार बनी और 2014 से 2024 के 10 सालों में भारत देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर पहुंच गई। इस प्रक्रिया में हमने इंग्लैंड को, जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा था, उस देश को भी पीछे छोड़ने का काम किया। और आज मोदी जी ने जैसा कि कहा था कि तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में वे सफल होंगे। उनके नेतृत्व में देश सफल होगा, ये विचार था, ये मोदी जी का ऐलान था। और उनके तीसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान को छोड़कर बन गए हैं और बहुत जल्द जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ भी 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर काम कर रहा है। अमृत काल में 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। वहीं 2047 तक छत्तीसगढ़ भी। I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about तो वही खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम भिलाई के सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन शहरी के अंदर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए सबको प्रेरित किया जाए। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से बरसात के समय अपने छत के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से धरती के ढाल करके जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसके विभिन्न पद्धतियों के बारे में भी बताया गया। तो वहीं आपको बता दें, सामूहिक विचार विमर्श के दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने बताया, पानी की कीमत उनसे जाकर पूछा जाए जो लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं। हमारे गांव की माताएं, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समृद्ध थे, पानी बचाने के लिए कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते थे।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर के कांग्रेस भवन में रविवार को झीरम हमले की 12वीं बरसी पर शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। झीरम कांड को सुनियोजित तरीके से राजनीतिक हमला करार दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मैं स्पष्ट हूं कि झीरम घाटी हमला कोई नक्सली घटना नहीं था। ये कांग्रेस नेताओं के जान लेने का सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र का हिस्सा था। घटनास्थल पर स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का नाम पूछा जा रहा था। तो वहीं नंद कुमार पटेल को मारने के उद्देश्य से इस घटना को षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें अनेकों लोगों की जान गई। मैंने जांच कमेटी के सामने भी इस बात को रखा है कि यह घटना नक्सली हमला नहीं था। अगली खबर की रुख करेंगे जहां कोरबा के पताड़ी गांव में स्थित अडानी पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत के बाद सुरक्षा और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 30 वर्षीय सतीश शांडल्य नामक मजदूर मिट्टी में धंसने की घटना में मारा गया था। आरोप है कि प्लांट में सुरक्षा की कमी है और मजदूरों को बिना सेफ्टी गियर और प्रशिक्षण के काम पर लगाया जाता है। वहीं अडानी समूह पर मुनाफे की होड़ में मजदूरों की सुरक्षा और जीवन की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। ना मेरे को ही मिला हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कि आपका भांजा इसमें दब गया है मिट्टी में करके। ये बताएंगे कि आप लोग आए तो यहाँ क्या देखा, आप लोगों ने क्या कर रहे थे? हम लोग आए तो यहाँ घोर कंपनी वाले पीएम करने के लिए इन लोग रेडी थे, तो हम लोग आके मना किए और ये बोल रहा था कि पीएम करके इसको ले जाओ कर आनंद जैसा भी है ले जाओ करके बोल रहे थे। रातों रात पीएम कराने का सोच रहे थे? हाँ, यही सोच रहे थे इन लोग। हम लोग आके मना किए। क्या चाहते क्या आप लोग? चाहते हैं कि गरीब परिवार है उनको मुआवजा मिल जाए, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता है तो हम कल जाके गेट की घेराव करेंगे। मेरे दोस्त फोन करके मेरे को बताया कि आपका भाई मिट्टी में दब गया है, उसको हम लोग हॉस्पिटल ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को बताया। फिर क्या पता, फिर कहाँ? तो फिर मैं वहाँ से फिर अपने घर से फिर निकला हूँ यहाँ आने के लिए। यहाँ आए तो क्या पता चला? यहाँ आया तो पता चला मेरा भाई अब नहीं है इस दुनिया में। ये बताएंगे क्या काम से गया हुआ था भाई, वहाँ क्या काम करता था, कब से काम कर रहे हैं? ये मेरे भाई को 6 महीना हो गया था काम करते हुए, और इसमें वो वेल्डिंग कर रहा था पाइपलाइन का। तो बता रहे थे लोग, तो उसी हिसाब से मिट्टी गिरा है इसके। तो ये क्या वहाँ अकेला काम कर रहा था? और मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है कि कौन कौन काम कर रहा था। वहाँ से लेके कौन आया यहाँ? ये मेरा दोस्त है झगेश्वर, वही मतलब यहाँ लेके आया। तो वहीं रायपुर में जिले के खरोरा इलाके में 2 सगे भाइयों ने पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। जमीन विवाद और जादू टोना के शक में डंडे और पत्थर से पीट कर उसकी जान ले ली। आपको बता दें, आरोपियों को शक था कि महिला के नींबू मिर्ची फेंकने की वजह से उनकी पत्नियों का गर्भपात हो गया था। यह वारदात खरोरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया है कि थाने में 24 मई को एक घर के बाहर महिला की खून से लथपथ लाश मिलने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तो वही खबर दुर्ग से है, जहां जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह के द्वारा जिले में बेलगाम खदानों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। बता दें, इसी के तहत अब खदानों में खनन और पर्यावरण नियमों के साथ सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। तो वहीं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इसके लिए जिले के सभी एसडीएम की जिम्मेदारी दी है। जहां जांच में खनन, पर्यावरण तथा सुरक्षा मानकों को लेकर कोई भी खामी पाई गई तो कार्रवाई के साथ सुरक्षा मानकों में संभावित खर्च और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की राशि वसूली जाएगी। वहीं कलेक्टर ने सभी एसडीएम को जारी निर्देश में कहा है कि जिले में वर्तमान में चालू खदान में सुरक्षा व्यवस्था में अभाव के चलते आए दिन दुर्घटनाओं को शिकायत के सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में हुए भयावह नक्सली हमले की 12वीं बरसी पर बीजेपी विधायक प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको उन्होंने कहा है कि झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस के 27 नेताओं की मौत हुई थी। 12 साल बीत जाने के बाद भी घटना की जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण सियासी गलियारों में
बार बार इसका जिक्र दोहराया जाता है। एक बार फिर झीरम हमले की 12वीं पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं आपको बता दें, तेज तर्रार बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन्हें झीरम हत्याकांड में न्याय और जांच से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करने से मतलब। और आज भी माननीय अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर ने यदि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाए का संकल्प यदि लिया है तो उसके पीछे धारणा यही है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, लोकतंत्र हैं, वो सुरक्षित रहे। और जब उनके उन्मूलन की बात होगी तो निश्चित रूप से उसमें झीरम के दोषी भी शामिल हैं। और वो जो पीड़ित परिवार हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको कांग्रेस तो न्याय दे नहीं सकी। उनके साथ इस नक्सल उन्मूलन अभियान में प्राकृतिक न्याय हो रहा है कि अब कोई देश के राजनीतिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की ओर से आंख उठाकर देखने वाला आदमी भारत देश में नहीं रहेगा। अमित शाह जी आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत कर देंगे। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड इसमें कुछ अलग है। वो बार बार बोल रही है कि हमने एसआईटी का गठन किया था, या अब ये सरकार क्यों एसआईटी का गठन करके जांच नहीं करना चाह रही है, जांच क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा है, भूपेश बघेल जी जब तक राजनीति में है तब तक झीरम कहते रहेंगे। उनको झीरम में न्याय से मतलब नहीं है, झीरम में जांच से मतलब नहीं है। जितने प्रकार की जांच होती है वो सब हो रही है या चल रही है या चल रही थी। समझ रहे ना? क्या लगता है भूपेश बघेल जी को उसमें राजनीति करनी, कांग्रेस के पास और मुद्दा नहीं है राजनीति के लिए। तो वहीं रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एक बार फिर विवाद ने जन्म लिया है। अब उरला में हुई चाकूबाजी की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ प्राइवेट बाउंसरों ने गुंडागर्दी की है। बाउंसरों ने पत्रकारों को धमकी दी है, यहाँ तक कि बाउंसर ने तो पत्रकार को गोली मारने की धमकी तक दे डाली है। घटना के बाद पत्रकारों ने जब उचित कार्रवाई न होते देख सीएम हाउस का रुख किया तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना अकेली नहीं है। बता दें आपको, अस्पताल में बाउंसरों की गुंडागर्दी की घटनाएं पहले भी सामने आई है, जैसे बच्चा चोरी, मरीजों के सामान की चोरी आदि। तो वहीं प्रेस क्लब ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जिला बलौदा बाजार भाटा पर पुलिस द्वारा नशा मुक्ति, साइबर अपराध और यातायात जागरूकता अभियान के तहत 24 से 25 मई तक 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता बलौदा बाजार बास्केटबॉल वॉलीबॉल लीग का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। तो वही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा रविवार को कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रोत्साहित भी किया। तो वही इस अवसर पर विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। मंत्री महोदय का, रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर का, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, शुद्धि, साइबर शील्ड, साइबर जागरूकता एवं ट्रैफिक जागरूकता, ये 3 उद्देश्यों को लेकर 2 दिवसीय यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता आज बहुत ही सुंदर रूप से संपन्न हुई है, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने और 17 से अधिक टीम्स ने इंक्लूडिंग विमेन टीम्स इसमें पार्टिसिपेट की हैं। मैं पूरे ज़िले वासियों को बधाई देती हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से जो हमने एक ये मुहिम छेड़ी है नशा मुक्ति की और साइबर अपराधों से बचने की और हर सर हेलमेट की, वो हमारे लास्ट प्लेयर तक, लास्ट स्टैंडिंग मैन तक जाएगी और इन सब बच्चों के माध्यम से वो पूरे क्षेत्र में वो जाएगी। ये सभी बच्चे पुलिस वॉलंटियर्स होकर, सशक्त होकर उभरेंगे और इन हमारे संयुक्त प्रयासों से जो डिमांड साइड कंट्रोल है इन सभी गतिविधियों का, उसमें निश्चित रूप से परिलक्षित उसके रिजल्ट्स होंगे।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलौदा बाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर आम जनों की शिकायत और समस्या का निराकरण करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है। तिस्दा गांव में समाधान सेल में व्हाट्सएप किया गया है कि एक आरोपी जिसका नाम है तिलक घृत लहरे रोज गाँव में शराब बेचता है, जिससे गाँव के बच्चे युवा नशे की लत में फंस रहे और गाँव का माहौल अशांत हो रहा है। तो एक गाँव वालों की शिकायत पर तिलक घृत लहरे को पुलिस ने तस्करी करते हुए पकड़ा है, जिसके पास से 80 क्वार्टर विस्की जब्त किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज पूरे भारत में महिलाएं वट सावित्री व्रत धूमधाम से मना रही हैं, जिसमें वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। तो वहीं वट सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है, क्योंकि इसे देवी सावित्री की भक्ति से प्रेरित माना जाता है। बता दें, इस दिन महिलाएं तिल और आंवला से स्नान करती है, नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे पेड़ के चारों ओर पीला और लाल धागा लपेटकर 11 बार परिक्रमा करती हैं और जल, फूल और चावल चढ़ाती हैं। हम अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं वट सावित्री की, और घर के सौभाग्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए। और पूजा में हम लोग वट चढ़ाते हैं और फल चढ़ाते हैं, कच्चे आम और पंखा और मौली धागे से फेरी लेते हैं, 12 फेरी करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ये पीपल के नोक को पानी से निकलते हैं चने के साथ में। इसमें हम सभी सुहागिनें वट पेड़ की पूजा करती है, वट वृक्ष की पूजा अपने पति के सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हम सभी हिंदू महिलाएं अपना त्यौहार को मनाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो पूजा में क्या क्या सामान लगता है? पूजा में सभी सामान रहती है, सुहाग की सामग्री, चना दाल और चना और क्या बोलते हैं आम, कच्चा धागा, सभी प्रकार की सामग्रियाँ रहती है। और 12 बार फेरा लगाते हैं। हाँ, इसमें 12 बार फेरा लगाते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम व्याली जायसवाल के ससुराल में चोरी की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जबकि मंत्री का ससुराल मंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और चोर को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। खुद एडिशनल एसपी अशोक, सीएसपी सुनीता मिंज खंडगवा थाने में मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली में शासन की महती योजना को कैसे जिम्मेदार लोग पलीता लगा रहे हैं, इसका नजारा पथरिया विकासखंड के ग्राम कंचनपुर में देखने को मिला है। एक और सरकार जहां निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पदस्थ शिक्षक इस कार्य के एवज में 500 रुपए ले रहा है। इस संबंध में शिक्षक से जनप्रतिनिधि के बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मेरा फर्ज नहीं है, कोई आदेश नहीं है। जांच होने दिए कहां? एसआईटी गठित हुई, एसआईटी गठित होने के बाद एनआईए अपना जो हमारी एसआईटी ने कहा कि एनआईए हमको जांच रिपोर्ट दे दे, क्योंकि तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां सुकमा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर झीरम घाटी में बने शहीद स्मारक पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले माटी पुत्रों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उस पूरे घटना स्थल का दौरा किया जहां 2013 में नक्सलियों ने मानवता को शर्मसार करते हुए निशस्त्र जनों पर कायराना पूर्वक हमला किया था। तो खबर रायपुर से है, जहां झीरम हमले की 12वीं बरसी पर कांग्रेस ने शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं का दर्द एक बार फिर उभर आया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले की केंद्र सरकार ने ठीक से जांच नहीं कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ मीडिया से चर्चा में कहा कि झीरम घाटी घटना को 12 साल हो गए हैं। कांग्रेस ने तमाम प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है।
सभी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां वन मंडलाधिकारी बलौदा बाजार गढ़वीर धमसील ने के प्रदेश निर्देश पर वन्य प्राणियों की शिकार करने के प्रयास करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज बलौद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने अभिभाषण में उन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। रैली के दौरान बीएड, डीएड और टेट पास भावी शिक्षकों के 57,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यह कार्यक्रम बलौद शहर में कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई, जहां लोगों ने कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ अभियान का समर्थन किया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बलौद में आगमन हुआ, जहां बघेल ने देश की राजनीतिक स्थिति पर अपनी राय रखी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।